बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। इससे पहले हमने जो स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, और ये जो डिफरेंट एंगल में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं हम लोग, यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, और हमारे पास अगर किसी एंगल में ड्रिल्ड हो सरफेस हमारे पास तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें आगे इसका फार्मूला यूज़ करना है। तो जिन्होंने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है या पिछला लेक्चर नहीं सुना है तो वो इसमें क्या नाम है कि इसको उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास ये होता है कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू अ सर्टेन एरिया। किसी भी एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास फार्मूला होता है ई डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था कि किसी भी सरफेस के ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका एरिया वेक्टर होता है किसी सरफेस के उसके प्लेन के ऊपर। जैसे हमारे पास ये एक सरफेस है, इसका ये प्लेन है, इसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो ये क्या हो जाता है, इसका ये क्या है, एरिया वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है आपके पास, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। थीटा जब मेरे पास 0 डिग्री होगा तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास, मिनिमम। ठीक है, यानी कि आपके पास ये एरिया है, ये एक आपके पास एरिया, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और ये इसका एरिया वेक्टर है तो इन दोनों के मैं एंगल क्या है, 0। लेकिन अगर मैं इस एरिया को ऐसे कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास एरिया वेक्टर ये हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाएंगे आपके पास, तो यहाँ पर एंगल 90 बना, तो यहाँ पर फ्लक्स 0 होगा और यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा। और किसी एंगल में अगर टिल्ट कर दूं मैं इस सरफेस को तो फिर मेरे पास ई ए कॉस थीटा से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा क्लोज सरफेस पे जाने से पहले सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि क्लोज सरफेस किसको कहते हैं हम लोग। देखिए, क्लोज सरफेस की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक फुटबॉल है और फुटबॉल के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है और पूरा फुटबॉल आप देखते हैं कि चारों तरफ से पूरा एक स्फीयर जो होता है क्लोज्ड होता है, अगर उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो हमें बाहर से नज़र नहीं आ सकती है। इसी तरह अगर कोई क्यूब है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिस कोई आपके क्लोज्ड है जैसे, तो उसके अंदर कोई भी हम चीज़ रख दें और हमें बाहर से वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। इवन कि अगर मैं उस क्लोज्ड फिगर के अंदर यानी कि फुटबॉल के अंदर कोई टॉर्च रख दूं और उसकी रोशनी की एक रे भी बाहर ना नजर आए मुझे, तो ऐसी जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं क्लोज्ड कहते हैं, यानी कि ऐसी तमाम फिगर को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड फिगर कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी एक बॉक्स है उसके अंदर मैं कोई टॉर्च रख देता हूँ ऑन करके और उसकी कोई भी रोशनी की एक रे भी मुझे बाहर नजर नहीं आ रही है, तो वो जो आपके पास बॉक्स होगा वो क्लोज फिगर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी, तो क्लोज फिगर क्लियर हो गया कि क्लोज फिगर किसको कहते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, देखें अगर मैं सबसे पहले तो मैं एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ आ रही हैं, आपके पास ट्रेवल हो रही हैं ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इसके दरमियान में मैं एक क्लोज्ड सरफेस रख दूं, अगर इन फील्ड्स के मिडल में या इन फील्ड्स के दरमियान में मैं एक क्लोज सरफेस रख देता हूँ, वो क्लोज सरफेस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक क्यूब को ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब रख दूं आपके पास क्लोज सरफेस, यहाँ पर मैं क्यूब बना लेते हैं, ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है जी, ये मैंने एक क्यूब बना दिया जो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, एक इस फिगर के में रख दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्यूब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में पड़ा हुआ है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है आपके पास, पास कर रही है। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या कर रही है आपके पास, पास कर रही है, और ये आपके पास एक क्यूब जो है आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब देखें कि ये जो आपके पास क्यूब यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ठीक, अच्छा, ये आप क्यूब पर है, इस क्यूब को आप इस तरह से समझें कि जैसे ये एक क्यूब है, ये देखें इस तरह से ये पड़ा हुआ है, इसकी एक आपके पास ये साइड है, एक आपके पास ये साइड है, एक आपके पास नीचे वाली साइड है, एक इधर साइड है, एक यहाँ पर साइड है, चारों तरफ इसकी जो प्लेन सरफेस है वो कितनी है आपके पास इसके सरफेस, तो इसके सरफेस आपके पास ये 1 सरफेस है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 4 है, नीचे वाला जो आपके पास ये 5 है और ये बैक साइड पे जो है ये 6 है। तो टोटल इसके सरफेस कितने आपके पास,
6 सरफेस है, ठीक है। टोटल सरफेस के कितने आपके पास 6 सरफेस हैं। तो अब ईच सरफेस में हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, कि उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास। तो देखिए ये आपके पास सरफेस मैंने बना दी है, एक ये वाला सरफेस है आपके पास, ठीक है, एक ये वाला सरफेस है, एक बैक साइड पे आपके पास सरफेस है, ये फ्रंट साइड का सरफेस है आपके पास, और ये नीचे वाला सरफेस आपके पास। तो ये काफी इसमें जो है 6 सरफेस है। तो आप बारी बारी एक एक सरफेस का कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखें अब आपके पास ये एक क्यूब की शेप की तरह का है, मेरे पास रेक्टेंगल शेप है, लेकिन आप इसको कंसिडर करेंगे क्यूब है, तो ये इस तरह से पड़ा आपके पास, ठीक है। तो आप देखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से मूव कर रही है, तो यहाँ पर इस सरफेस का ये जो आपके पास ये प्लेन है इसका, इस जो क्यूब का जो प्लेन ये वाला प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर निकालूंगा तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। और अभी मैंने ये आपको इसमें हमने डिटेल देखी थी पिछले लेक्चर में भी, कि एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी प्लेन के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास क्या होता है, उसका एरिया वेक्टर आ जाता है। तो आप देखें ये एरिया वेक्टर है इसका इस तरफ, और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करी, और ये ही इसका एरिया वेक्टर है। तो अब इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा होगा, इन दोनों के दरमियान एंगल होगा 0। तो यहाँ पे मैं ये कौन सा मेरे पास है, 2 है, कौन सा सरफेस है मेरे पास 2 है। तो फ्लक्स का मैं 2 फाइंड करता हूँ, ई ए cos थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 0, तो मेरे पास फ्लक्स जो होगा इस सरफेस का आ जाएगा ई ए आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फ्लक्स यहाँ का आपके पास क्या आया, ई ए आ गया आपके पास फ्लक्स, ठीक है, इस सरफेस का आपके पास ई आ गया। अब मैं देखता हूँ इस वाले सरफेस का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस तरफ मूव कर रही है आपके पास, और यहाँ का एरिया वेक्टर आपके पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस। ये आपके पास इसका एरिया वेक्टर है, और ये क्या आपके पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है यहाँ से। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0। तो इसका मतलब है इस पार्ट का जो फ्लक्स है मेरे पास वो क्या होगा 0 होगा, इस सरफेस का जो फ्लक्स है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको जो ऊपर वाला जो आपके पास पोर्शन है इसको मैंने 3 का नाम दिया हुआ है। तो ये 3 है, इसका जो आपके पास फ्लक्स आएगा, फ्लक्स 3 आएगा, वो क्या आएगा ई ए cos थीटा, और यहाँ पर थीटा के आपके पास 90 डिग्री, और विच इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो इसका फ्लक्स क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब देखते हैं, अच्छा ये तो हो गया 3 का। अब देखें एज इसी तरह ही नीचे यहाँ पर आपके पास जो नीचे वाला पार्ट है सरफेस का, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये उसका एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरह से मूव कर रही हैं, तो इन दोनों के दरमियान सेम 90 का एंगल बन रहा है। तो आपके पास जो नीचे फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ एरिया यानी कि 5वां जो मैंने जिसको नाम दिया हुआ है, इसका जो मेरे पास फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा मेरे पास ई ए cos थीटा, और थीटा के आपके पास 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ का फ्लक्स भी क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 भी फाइंड कर लिया हमने, 3 भी फाइंड कर लिया, 5th वन भी फाइंड कर लिया, 6th देख लें। ये आपके पास इस ये 1 है, इसको हम 1 कह लेते हैं, जो इस तरफ का ये 1 है, और जो बैक साइड पे उसको हम क्या कर लेते हैं 6 कर लेते हैं। अच्छा 1 का जो फ्लक्स है, अब एरिया वेक्टर आपके पास क्या है, इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इन दोनों के दरमियान देखिए एंगल कौन सा बन रहा है 90 का एंगल। तो ये 90 का एंगल बन रहा है, तो cos 90 क्या होता है 0। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फ्लक्स 1 है वो भी क्या आ जाएगा 0। मैं इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अब आपको पता लग गया, ठीक है। तो अब यहाँ का फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, और इस तरफ का फ्लक्स भी उसी तरह ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से मूव कर रही है, तो यहाँ पर भी एंगल कौन सा बनेगा 90 डिग्री। तो फ्लक्स जो होगा आपके पास 4, ये इसको मैंने 4 का नाम दिया हुआ है, तो इसका फ्लक्स जो सरफेस का होगा वो भी क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच कौन सा गया फ्लक्स, अब आपके पास फ्लक्स नहीं सॉरी ये 4 का नहीं होगा, ये आपके पास होगा 6 का फ्लक्स, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड को मैंने 6 का नाम दिया है। तो ये जो फ्लक्स है ये मेरे पास हो जाएगा 6 का फ्लक्स होगा, तो यहाँ पर हम इसको 6 कर देते हैं, ठीक है जी। तो 6 का फ्लक्स भी क्या हो गया मेरे पास 0 हो गया। अब आपके पास 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और 5 और 6 आ गया, रह कौन सा गया 4 का रह गया फ्लक्स, यानी कि इस सरफेस का फ्लक्स रह गया। तो अब ये देखें, अब यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा समझने वाला है, इधर देखें। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इस तरफ मूव कर रही है, ये आपके पास क्या है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब एरिया वेक्टर इस सरफेस का आपके पास ये इस प्लेन का ये बन रहा है आपके पास। अब ये दोनों आपस में मिला के कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर 180 का, ये एंगल कौन सा बन रहा है आपके पास स्ट्रेट लाइन का कौन सा होता है 180 का एंगल। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में है।
तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 180 डिग्री। तो ये जो 180 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब है कि फ्लक्स 4 का आएगा आपके पास ई ए कॉस 180, और जो cos 180 होता है वो होता है आपके पास -1। तो फ्लक्स 4 क्या आ जाएगा आपके पास -EA, ये आपके पास आ जाएगा फ्लक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास इसको मैं सीक्वेंस में अगर मैं लिख दूं फ्लक्स 1 2 3, तो आपके पास आ जाएगा फ्लक्स 1 आपके पास आ रहा है ये 0, फ्लक्स 2 आपके पास सरफेस का आ रहा है, सेकंड सरफेस का आ रहा है आपके पास EA, फ्लक्स थर्ड सरफेस का आपके पास आ रहा है 0, फ्लक्स 4 का आपके पास आ रहा है -EA, और फ्लक्स 5 आ रहा है आपके पास 0, और फ्लक्स 6 भी आपके पास आ रहा है 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है आपके पास 0 + 0 -EA और +EA, तो ये आपके पास आ जाएगा -EA + EA विच इज इक्वल टू 0। तो यहां का जो फ्लक्स आपके पास आ रहा है वो टोटल क्या आ रहा है 0 फ्लक्स आ रहा है, यानी कि यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सरफेस में जो मैंने बीच में क्यूब रखा है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, तो यहाँ का जो फ्लक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ गया। लेकिन अब आप इस बात को देखें कि हमने तो डेफिनेशन के मुताबिक ये स्टडी किया हुआ है कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, और उसका आपके पास फ्लक्स के वैल्यू क्या थे EA cos थीटा। लेकिन मैंने एक क्लोज्ड फिगर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान में रखा जिसका मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया, वो क्या आया मेरे पास 0 आया। तो क्या वाकई फ्लक्स 0 है? बिल्कुल फ्लक्स 0 है, लेकिन क्या यहाँ पर फ्लक्स सिर्फ 0 ही रहेगा कि चेंज भी हो सकता है? तो फ्लक्स बिल्कुल चेंज हो सकता है। वो फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है उसको ये देखें कि यहाँ पर फ्लक्स 0 के अलावा भी आ सकता है। वो कैसे? अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले लूं, जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं इंक्रीजिंग फॉर्म में है, इंक्रीजिंग हो रही हैं, इनकी जो इंटेंसिटी है क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। तो देखें यहां पर आपके पास एक मैंने क्यूब लिया है, ये यहां पर ऐसे, तो ये जो है ये उसके क्या है करीब है, और ये क्या है उससे दूर है, यानी कि इसका डिस्टेंस कम है इसका, और इसका डिस्टेंस क्या है यहाँ से ज्यादा है। तो जब मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसमें क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, और जब मैं इसका फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा वो क्या आएगा आपके पास डिफरेंट आएगा, फ्लक्स आएगा, जो आगे गॉस लॉ ने डिफरेंट केसेस में स्टडी किया है, इन डिफरेंट फॉर्म में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पर तो हमने ये स्टडी किया, क्या स्टडी किया कि अगर आपके पास एक क्यूब है उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी एक चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास आ रही हैं, उसके बीच में मैंने इस क्यूब को रख दिया जहां पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी कांस्टेंट थी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है उनकी वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लेकिन अगर मैं अब इस ट्यूब को इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में ना रखूं बल्कि किसी चार्ज को यानी कि यूनिट पॉइंट चार्ज को मैं इस क्यूब के अंदर रख दूं, ठीक है, या किसी भी स्फीयर के अंदर रख दूं, या किसी भी क्लोज फिगर के अंदर मैं एक चार्ज को रख दूं, तो फिर हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम जो दूसरा केस हम लोग करने लगे, अब मैं एक चार्ज लूंगा, पॉइंट चार्ज लूंगा, उसको एक क्लोज्ड फिगर के अंदर रख दूंगा। अब उस क्लोज फिगर के जब अंदर एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ फैलेंगी, उसका एक जाल सा बनेगा, और उस क्लोज फिगर के साथ लिंक करेंगी, उसके सरफेस के साथ लिंक करेंगी। तो जब उस सरफेस के साथ वो लिंक करेंगी तो फ्लक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको देखिए फिर। चल अब हम देखते हैं कि एक क्लोज्ड फिगर है, ये मैंने एक क्लोज्ड फिगर लिया, ठीक है जी, ये मैंने एक क्लोज्ड फिगर ले लिया, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया क्यू, ठीक है। अब ये जो क्यू चार्ज है ये हर डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, निकाल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी हर डायरेक्शन में क्या हो रही है ओरिजिनेट हो रही है, ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है जी।
अब ये क्यू चार्ज है, इसकी चारों तरफ क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं। अब इसका फ्लक्स कितना लिंक्ड है, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के साथ लिंक्ड है, वो मुझे कैसे कैलकुलेट करूंगा। देखें पहली बात तो ये है कि हर जगह पे ये क्या बना रहा है, एंगल डिफरेंट बना रहा है। यहाँ पर इसका एंगल डिफरेंट है, यहाँ पर इसका एंगल क्या है, डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं आपके पास। यहाँ पर देखें ये लाइन ऐसे जा रही है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर एंगल और होगा, यहाँ पर और होगा, तो हर जगह पे एंगल जो है इसका डिफरेंट है। तो एंगल अगर डिफरेंट है तो मैं इसका फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले इसका जो सरफेस है उसको फ्लैट सरफेस बनाना है। फ्लैट सरफेस का मतलब है सीधा सरफेस बनाना है। ये एक मेरे पास कर्व सरफेस है, इसका मुझे फ्लैट सरफेस बनाना है। तो उसको फ्लैट सरफेस बनाने का मेरे पास जो एक रूल है, यानी कि एक तरीका है, वो क्या तरीका है कि मैं इस तमाम सरफेस को एक छोटे छोटे से स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देता हूँ। देखें अगर मेरे पास एक ये कर्व है, ठीक है, तो ये आपको दूर से पूरा कर्व नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इतना सा ऐसा ले लूं उसमें से, तो ये एक क्या नजर आ रही है, मुझे स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। यानी कि ये जो पार्ट है ये मेरे पास क्या बन गया, फ्लैट बन गया। यानी अगर मैं इसको ओपन करके दूं तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन तमाम जो इसका जो बाउंड्री है उसको एक स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दूं, यानी कि अगर मैं देखें तो ये एक मैंने इसका हिस्सा ले लिया, ठीक है। अब ये एक फ्लैट सरफेस बन चुका है मेरे पास। अगर मैं इसको बाहर लेकर आऊं तो मेरे पास ये जस्ट एक ऐसे इस तरह से एक फ्लैट सरफेस बन गया मेरे पास। अब ये कर्व नहीं रहा। अगर मैं एक स्मॉल पीस ले लूं तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है आपके पास। और अगर मैं इस फ्लैट सरफेस का यानी इस फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर लूं तो वो भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर भी आ गया मेरे पास, ये इसका, ठीक है, ये एरिया वेक्टर आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई मेरे पास। तो ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस एक सरफेस का, ठीक है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यही चीज यहां पर ले लूं ऐसे करके, ये इसको मैं इस तरह से, ये तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है वो ये गुजर रही है, और इसी का एरिया वेक्टर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर मेरे पास बन जाता है। तो दोनों के दरमियान एंगल कौन सा है, 0 डिग्री। तो हर जगह पे इस पूरे स्फीयर को मैंने छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, टोटली पूरे स्फीयर को डिवाइड कर दिया। अब जो पूरे स्फीयर को मैंने टोटल डिवाइड किया तो उसको हम इंटरवल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इंटरवल्स के फॉर्म में आप लोग किस तरह से लिखेंगे, देखें अगर ये इसको मैं फ्लक्स 1 कह दूं, इसको मैं फ्लक्स 2 कह दूं, इस तरह सो ऑन, जितने जितने मेरे पास पैचेस हैं सबको मैं फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, तो n टर्म्स तक मैंने इसको क्या कर दिया, स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। तो एंड फ्लक्स आ जाएगा मेरे पास। तो फ्लक्स 1 पहले मैं कैलकुलेट कर रहा था। फ्लक्स 1 है मेरे पास E1 डेल्टा A1, चेंज इन एरिया, यानी कि यहां पर आपके पास A1 से लेकर A2 तक जितना एरिया में क्या है चेंज आया उसका मैंने ले लिया डेल्टा A1, ठीक है। फ्लक्स 2 निकालते हैं। फ्लक्स 2 के लिए मेरे पास क्या होगा, आपका E2 डेल्टा A2 एंड सो ऑन करते करते फ्लक्स n आप निकाल लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, En डेल्टा An, ठीक है जी। तो अगर मैं इसका टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करूं तो टोटल फ्लक्स मेरे पास आ जाता है E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 एंड प्लस सो ऑन प्लस En डेल्टा An। ये फ्लक्स आ गया। E1 का मैग्नीट्यूड बराबर होता है E2 के मैग्नीट्यूड बराबर होता है E3 का मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन इक्वल होता है प्लस En का मैग्नीट्यूड। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि चार्ज तो यहाँ पर पड़ा आपके पास, ठीक है, और इस चार्ज से यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकल रही है। हर डायरेक्शन में क्या निकल रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर E1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर भी E जो होगा मेरे पास सेम होगा, यहाँ पर E लूंगा तो वो भी क्या होगा, सेम, क्योंकि हर डायरेक्शन में क्या जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, यूनिफॉर्मली है हर डायरेक्शन में आपके पास। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन में है, तो लिहाजा E की वैल्यू भी हर डायरेक्शन में क्या होगी, आपके पास सेम होगी। इसलिए E1 बराबर होगा E2 के बराबर होगा, E3 के बराबर होगा एंड सो ऑन En के इक्वल आ जाएगा, यानी कि सब E की वैल्यूज क्या होंगी, सेम। अगर ये सब सेम है तो फिर मैं E को क्या हो सकता है कि इसको आप E के बराबर कर लें सबको। तो इसकी जगह पे मैंने E को क्या किया, मैंने कॉमन निकाल दिया और अंदर मेरे पास क्या बच गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा An, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया टोटल फ्लक्स।
अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है, E इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है F बाय Q, और F कूलम फोर्स क्या होती है आपके पास K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों चार्ज हमारे पास सिमिलर हैं तो फिर दोनों के लिए मैं Q यूज कर लेता हूं, तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट करें तो E की वैल्यू आ जाती है K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर इंटू Q। ठीक है जी, तो ये Q से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, अगर मैं K की वैल्यू पुट कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और अगर स्फीयर का एरिया की मैं बात करूं तो एरिया होता है 4 पाई R का स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पर पुट कर देता हूं। देखें ये पूरा एरिया यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ये सब जितना एरिया मैं जब इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास एक पूरे का पूरा क्या बन जाएगा स्फीयर बन जाएगा, क्योंकि इस पूरे के स्फीयर को मैंने इन एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। तो इन जब पूरे एरिया को मैं इकट्ठा कर लूंगा तो एक क्या बन जाएगा मेरे पास स्फीयर, और स्फीयर का मेरे पास फॉर्मूला होता है एरिया का क्या 4 पाई R स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ 4 पाई R का स्क्वायर, और E की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये देखेंगे R स्क्वायर इस R स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 पाई इस 4 पाई से कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या बच गई Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आपके पास वैल्यू बच गई। तो फ्लक्स जो है आपके पास किसी क्लोज फिगर के अंदर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उसका जो फ्लक्स हमारे पास आता है वो किसके बराबर आता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q क्या आपके पास वो चार्ज है जो उसके अंदर पड़ा हुआ है, और डिवाइडेड बाय क्या है कि आपके पास परमिटिविटी कांस्टेंट उसका आ रहा है, आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ रही है परमिटिविटी। तो टोटल जो फ्लक्स है किसी भी चार्ज का इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस इक्वल होता है आपके पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखें आपके पास कोई भी एक सरफेस है, ये इरेगुलर मैंने एक सरफेस ले लिया, उसके अंदर Q1 चार्ज है। अब जरूरी नहीं है कि स्फीयर ही हो, कोई भी सरफेस हो सकता है, इरेगुलर पैटर्न में कोई भी सरफेस हो सकता है। अब इसके अंदर एक चार्ज है Q1, ठीक है, इस Q1 इसके अंदर एक चार्ज है, आपके पास Q चार्ज है। इस चार्ज को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक क्लोज सरफेस के इर्द क्रिएट कर लूंगा, ये क्लोज सरफेस बनाया, इसके इर्द क्या कर लिया क्रिएट कर लिया। अब इस चार्ज की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से गुजर रही हैं, ठीक है, चारों डायरेक्शन में, अब चारों तरफ गुजरेंगी ना, और यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसी सरफेस में से पास करेंगी ऐसे करके। देखें ये इसी सरफेस में से पास कर रही है आपके पास हर डायरेक्शन में, क्योंकि सर्कल है उसके तो इनफिनाइट लाइंस होंगी ना उसमें से, तो इनफिनाइट जो यानी कि पूरे को कवर करने की वो, इसका हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है, इस पार्ट का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो कितना होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है आपके पास। तो जब इसका मुझे फ्लक्स पता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, तो फिर इसका भी फ्लक्स क्या होगा मेरे पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा, उसका भी फ्लक्स मेरे पास सेम होगा। इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स होता है वो किसी भी सरफेस की ज्योमेट्री से पे डिपेंड ही नहीं करता है, मैं जैसे मर्जी ज्योमेट्री बना लूं उसके ऊपर ये डिपेंड करता ही नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी ज्योमेट्री के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखें चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसके मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, परमिटिविटी। तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक उसके चार्ज और एक उसके मीडियम पे। वो उसकी किसी भी किस्म की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मैं जैसी मर्जी शेप ले लूँ पर उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो टोटल जो फ्लक्स हमने कैलकुलेट की है, अगर किसी भी चार्ज को हम किसी भी क्रॉस फिगर के अंदर रख दें और उसका हमारे पास फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास एक तरीका है। इस तरह हम लोग क्यूब के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लक्स को, ठीक है। तो वो भी हम लोग एक कोई भी आगे हम लोग इसके बाद हम लोग चलेंगे गॉसेस लॉ में, और गॉसेस लॉ ने हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस में हमें बताया है कि हम लोग किस तरह के जो आपके पास चार्ज को किस किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन डिफरेंट फिगर्स के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं उसके अंदर कौन कौन सा क्लोज फिगर किस किस तरीके से हम लोग उसको यूज करते हैं, क्यूब को भी यूज करते हैं हम लोग, सिलेंडर को भी यूज करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग उसकी एप्लीकेशन में और गॉसेस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन में हम लोग जाएंगे कि किस तरह से हम लोग फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने ये जो स्टडी किया है इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई भी चार्ज किसी क्लोज फिगर के अंदर मौजूद होता है तो हम उसके फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
एक अगर स्फीयर है, स्फीयर के अंदर मेरे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ क्या यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो मैं इस स्फीयर को पहले फ्लैट सरफेस बनाऊंगा। उस फ्लैट सरफेस को मैं किस तरह से बनाऊंगा कि मैं उसको स्मॉल इंटरवल्स में, यानी कि स्मॉल जो आपके पास पैचेस होंगे उसमें डिवाइड कर दूंगा, और उसमें से एक फ्लैट सरफेस मैं लूंगा, तो उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से मूव कर रही हैं, ठीक है। और इसी का अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये मेरे पास एरिया वेक्टर है और ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, मेरे पास जीरो, और हर जगह पे मैं इस तरह से पैच लूंगा कि जो फ्लैट सरफेस बन जाए, और जहां पर मेरे पास जो एरिया वेक्टर वो क्या हो, उसके परपेंडिकुलर हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके क्या हो, मेरे पास उस एरिया वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो। तो दोनों के में एंगल कौन सा होगा, जीरो। तो हर जगह पे एंगल मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया, कौन सा कर दिया, 0 डिग्री कर दिया। तो उसको फिर मैं हर पैच को मैं अलग अलग से क्या कर लूंगा, एडअप कर लूंगा। E1 डेल्टा A1 आपके पास प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस सो ऑन En डेल्टा An, इस तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या करूंगा, एडअप करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि हर एक सरफेस के जो जितना भी सरफेस है उसके साथ क्या लिंक जो हो रही है वो सेम हो रही है हर जगह पे, तो उसको मैं क्या अलग से क्या कर दूंगा, इक्वल टू ई कर दूंगा, ठीक है जी। तो उसके बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने। ये मोड का मतलब क्या है, मैंने इसका मैग्नीट्यूड की बात की, वेक्टर की बात नहीं की, उसके डायरेक्शन की बात नहीं की, जस्ट उसके मैग्नीट्यूड की बात की। और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास पता है किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से मैंने ड्राइव कर दिया ये, ठीक है। तो उसकी वैल्यू पुट की है, और इन तमाम जो एरिया जो अंदर रह गया मेरे पास, ये एरिया इसके अंदर जो रह गया, उस एरिया को अगर मैं एडअप कर दूं तो मेरे पास दोबारा स्फीयर बन जाता है ये, और स्फीयर का मेरे पास एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की, पाई 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया मेरे पास, q ओवर एप्सिलॉन नॉट, q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमें इक्वेशन ये बताती है, यानी कि फार्मूला में ये बता रहा है कि Q जो चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट, यही दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है हमारे पास फ्लक्स, किसी भी इनक्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो इन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। हमारे पास उसकी ज्योमेट्री के साथ कोई लिंक नहीं है, इसका ज्योमेट्री जैसे मर्जी हो आपके पास, हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्योमेट्री हम जैसी मर्जी ले लें, उसका इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।